हेलो एंड वेलकम टू हाले हलचल। मैं हूं यासिर कैफी और आप देख रहे हैं हाले हलचल की खास पेशकश शख्सियत। आज हमारे साथ शख्सियत में मौजूद हैं श्री मनोज बेहरा जी, जो कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के मेंस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन रेलवे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने लगभग 34 वर्ष शहडोल में रेलवे में अपनी सेवाएं दी हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। मनोज बेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हाले हलचल के कार्यक्रम शख्सियत में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो जीवन है, आपने जो आँख खोली है, ऐसा कहा जा सकता है कि आपने आँख खोला तो सबसे पहले रेलवे देखा और आपका सारा जो बचपन है वो रेलवे में ही व्यतीत हुआ है, रेलवे में आपकी स्कूलिंग हुई है। तो रेलवे है क्या? अगर आपसे पूछा जाए तो रेलवे है क्या? सबसे पहले मैं हाले हलचल और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और रेलवे की बहुत सी ऐसी बारीकियाँ होती है, बहुत सी ऐसी तकनीकियाँ हैं जो कि मैं निश्चित रूप से मैं यहाँ पे आपके सामने उसे शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि यहाँ की जनता को उसका लाभ प्राप्त हो सके। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि मेरा द्वारा मैं जो है शहडोल में ही रेलवे में ही जो है मुझे जब से मैंने आँख खोली है तो रेलवे ही मुझे सामने दिखाई दी है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे पिताजी भी रेलवे में टीटी थे और रेलवे कॉलोनी में ही मेरा जन्म हुआ। और जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने रेलवे की ही सीटी की आवाज़ को जो है सुना है, रेलवे के गाड़ियों की गड़गड़ाहट मुझे मतलब सुनाई दी है। और निश्चित रूप से रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और रेलवे में हमें रहते हुए, रेलवे में जीवन व्यतीत करते हुए हम एक गर्व महसूस करते हैं कि भारतीय रेल। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेल है क्या, जैसे आपने कहा है। देखिए, रेल, भारतीय रेल राष्ट्र को समर्पित एक जीवन रेखा है, जिसका कि कार्य परिवहन करना है। परिवहन के रूप में वह माल भी है और यात्री भी है। भारतीय रेल का जो गठन है, भारतीय रेल जो जन्म हुआ, जो जन्म शताब्दी हम मनाते हैं, 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल थाने से मुंबई के बीच में 35 किलोमीटर चली थी। उसके बाद से निरंतर जो है रेल का विकास होते रहा, नई परियोजनाएं आती रहीं, छोटी लाइन को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया गया, बड़ी लाइनों को बनाया गया। लगातार जो है रेल का विकास करते प्रारंभ हो रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि आज 31 मार्च 2019 के जो आंकड़े हैं, तो 67,995 किलोमीटर रेल नेटवर्क का मार्ग है। मतलब इतना बड़ा रेल मार्ग आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल मार्ग है विश्व का। पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना है और चौथे में हमारा भारतवर्ष आता है। तो निश्चित रूप से भारतीय रेल, जैसा कि हम जानते हैं कि ये राष्ट्र की जीवन रेखा है। इसमें हर वर्ग का, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, अमीर हो, हर वर्ग का जो नागरिक है, देश का जो है हमारे भारतवर्ष का जो भी नागरिक है या जनता है, इसमें सफ़र करती है और इसका जो है लाभ उठाना चाहती है, लाभ उठाती है। ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से सेवा है। रेलवे एक सेवा है, बिजनेस के साथ एक सेवा है। भारतीय रेल एक सामाजिक सेवा है। एक सामाजिक सेवा है। हाँ, एक सामाजिक सेवा है, जो कि जैसा कि मैंने कहा कि हर वर्ग के लोग इसमें जो है इसका जो है उपयोग करते हैं। एशिया में जो है सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम रेलवे है। आखिर ऐसी क्या बात है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, निजी हाथों की तरफ रेलवे बढ़ रहा है? इसके कितने फ़ायदे होंगे और कितने नुकसान होंगे? देखिए, आज निश्चित रूप से आज हमारी, जैसे मैंने बताया कि हमारी 67,995 जो है रेल मार्ग है और प्रतिदिन 19,000 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें कि सवारी गाड़ियाँ भी हैं और मालगाड़ियाँ भी हैं। ये इसका परिचालन जो है 19,000 ट्रेनों का प्रतिदिन होता है। और ये कुछ सालों पूर्व जो है एक IRCTC बना था, इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन बना था, जिसका निर्माण किया गया था, जिसमें कि रेलवे में कुछ हिस्सों को निजी हाथों में दिया जाए, जैसे कि साफ़ सफाई, स्टेशन की साफ़ सफाई, ट्रेनों की साफ़ सफाई। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी कि रेल कर्मचारियों, इसमें जैसा कि पाया जाता था कि उतना ढंग से इसकी जो है व्यवस्था नहीं हो पाती थी।
तो वहाँ तक बात ठीक थी। उसके बाद आया कि ट्रेनों में, स्टेशनों में खान पान की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तो निजीकरण पहले सफाई के हाथों में, सफाई वाले में गया, फिर खान पान में गया। तो आईआरसीटीसी का निर्माण सिर्फ इसीलिए किया गया था कि रेलवे के कुछ विभागों को, कुछ संस्थाओं को निजी हाथों में दिया जाए। परंतु आज धीरे धीरे जो है ये देखने में आ रहा है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी वर्तमान में एक हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने एक वक्तव्य दिया जिसमें कि 40 रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में दिया जाना है। 80 ट्रेनें जो आज हमारी चल रही हैं, एग्जिस्टिंग हैं, जिसका परिचालन हो रहा है, उसे भी निजी हाथों में दिया जाए। रेलवे स्टेशन के साथ साथ ऐसे कुछ रेलवे लाइनों को भी जो है निजी हाथों में दिया जाए। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से आज हमारी रेल और सरकार जो है निजी हाथों में रेल को सौंपने के लिए जो है मन बना चुकी है। और इसका जो है हमारा निश्चित रूप से रेल कर्मचारियों के ऊपर, भारतीय जैसे हम कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर इसका जो है बहुत ही खराब आने वाले समय में। लेकिन प्रॉफिट और लॉस भी देखा जाए तो शासन को कितना फ़ायदा होगा, निजीकरण निजी हाथों में जाता है तो शासन को कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है आम जनता को, या जैसे आपने कहा कर्मचारी वर्ग इससे प्रभावित होगा। तो अगर निजी हाथों में जाता है तो कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अगर निश्चित रूप से अगर आज हम रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में बेचने का कार्य करें, रेलवे ट्रेनों को हम निजी हाथों में देने का कार्य करें, रेलवे की जो बात है, पटरियाँ हैं, उसे हम रेलवे के मतलब निजी हाथों में देने के प्रयास करें, तो जो इसमें कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारी हैं उनकी संख्या निश्चित रूप से धीरे धीरे घटती जाएगी। और जो हम ऐसा आशा करते हैं कि रेलवे एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है जिसमें कि यात्रियों को और माल को ढोने के साथ साथ बेरोजगारी भी दूर करने का कार्य करती है। हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके एक सपना उनको रहता है कि हम जो है रेल में भर्ती हों, जैसे कि आपने मालूम है कि हर जोन में एक रेलवे भर्ती बोर्ड होता है। रेलवे भर्ती बोर्ड का गठन ही इसलिए किया गया है कि जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, बेरोजगार हैं, उनको रेलवे में भर्ती किया जाए। हमारे यहाँ पहले 18 लाख रेलवे कर्मचारियों की संख्या थी। धीरे धीरे यही निजीकरण और नई टेक्नोलॉजी के कारण वो घटते घटते आज जो है 12.5 लाख हम पहुँच चुके हैं। और जिस तरह से व्यवस्था ये मौजूदा भारत सरकार द्वारा जो है रेल के लिए की जा रही है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से 2-3-4 लाख कर्मचारी और घट सकते हैं। ये एक कर्मचारी की बात हो गई। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो निजी हाथों में रेल को सौंपने से ही हम इसका जो है फ़ायदा ले सकें, मुनाफा ले सकें। मैंने पहले भी कहा है कि एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक उपकरण है। ये कोई हमारा कमर्शियल या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए हमने रेल या सरकार ने रेल का जो है संचालन या इसका वो नहीं किया था, उद्यम नहीं किया था। मैं बताना चाहूँगा कि आज विश्व में जितनी भी विश्व की रेलें हैं वो ज़्यादातर निजी हाथों में है। सिर्फ भारतवर्ष की ही एक ऐसी रेल है जो कि लगातार प्रॉफिट में चलती है और बाकी विदेशों की रेलवे जो है हमेशा नुकसान में चलती है। इसके मतलब ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में जो है सरकारी नौकरियां रेलवे में खत्म से हो जाएंगी। चलिए, बात हुई राष्ट्रीय स्तर की। हम अगर बात करें तो शहडोल हमारा जो ये जोन है रेलवे के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर देखी जाए तो नागपुर के लिए सीधी ट्रेन नहीं है, मुंबई के लिए भी सीधी ट्रेन नहीं है। न सिर्फ आम जनता बल्कि आपका मेंस यूनियन भी इससे प्रभावित होता होगा, रेलवे भी होता होगा। पूर्व में रेल लोको आंदोलन समिति ने भी बुढ़ार में, शहडोल में ये मुद्दा उठाया था। तो इसके लिए आपका मेंस यूनियन क्या कर रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं मेंस यूनियन नाम हमारा पहले था, आज की डेट में हमारा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन, और मैं श्रमिक यूनियन का पूरे बिलासपुर जोन का महामंत्री हूँ। और राष्ट्रीय स्तर पे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है जो 17 जोन की सबसे मतलब एपॉक्स और हेड संस्था है, फेडरेशन है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने प्रारंभिक क्वेश्चन मुझसे किया था तो उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में चले गया। तो रेल में मैं जैसे कि मैंने बताया कि रेल में मैं जो है मेरे पिताजी क्योंकि रेल में थे और रेल को ही मैंने जो है बचपन से देखा। रेल स्कूल में मेरी शिक्षा हुई, पिताजी के साथ भी रेल में मैं आना जाना करता था। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर जो हायर शिक्षा भी जो हुई वो शहडोल में हुई।
तो एक मेरी भी जो है ऐसी मतलब इच्छा थी और ये उम्मीद थी और लगन थी कि मैं भी भविष्य में कभी रेल में कर्मचारी बनूं। और निश्चित रूप से अगर मैंने सोचा और मेरी लगन थी तो मैं भी रेलवे मेल एक्सप्रेस गार्ड के पद पे था। और मैं 34 वर्ष मेरा जो है आज रेल में जो है मेरा करियर हुआ है, और 30 वर्षों से मैं ट्रेड यूनियन में जो है मैं रेलवे की ट्रेड यूनियन में कार्य कर रहा हूँ। तो शहडोल मेरे लिए जो है ये जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, दोनों मेरे लिए है। और एक इसको मैं हमेशा बहुत ही इसके लिए मैंने मतलब मेरा महत्व रहा है शहडोल के लिए। और मुझे थोड़ा सा इसमें इस बात का ज़रूर अफसोस रहेगा कि देखिए रेलवे की यूनियन की हैसियत से हमारे कुछ लिमिटेड पावर होते हैं, संसाधन हमारे लिमिटेड होते हैं, जो कि ज़्यादातर हम अपनी जो बातें रहती हैं रेल कर्मचारियों के हित के लिए, उनकी समस्याओं को ही हम जो है प्रशासन के पास जो है ले जाते हैं। हर फोरम में हमारे कई फोरम बने हुए हैं, डिवीज़न स्तर पर, जोनल स्तर पर और रेलवे बोर्ड स्तर पर। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जवाबदारी आज ये भी है कि हम रेल के विकास के बारे में सोचें, रेल के जो यात्री हैं उनके बारे में सोचें, स्थानीय जनता के बारे में सोचें। तो शहडोल में जो थोड़ा सा अभाव इस बात का है कि जो जनप्रतिनिधि हैं जिस तरह से उन्हें रेल की समस्याओं को, मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो है ये आज मैं 30 वर्षों से जो देख रहा हूँ, तो जो मांग यहाँ पे जिस ताकत के साथ और वजन के साथ और प्रोटेस्ट करके रखना चाहिए था, वो अभी तक ढंग से किसी नहीं रख पाई, जिसके कारण देखिए रेल का कभी यहाँ पे शहडोल का जो है रेल में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। शहडोल CIC एरिया का सब डिविजनल ऑफिस है। एक समय शहडोल में लगभग 5000 कर्मचारी यहाँ पे रहते थे, आज जो है मात्र 1500 रेल कर्मचारी हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे रेल में जो है नई टेक्नोलॉजी आने के कारण, जैसे हमारा रेलवे में शहडोल में स्टीम सेट था, लोको स्टीम सेट था, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले स्टीम इंजन चलते थे। बहुत बड़ा यहाँ पे हमारा यार्ड था जहाँ वैगन के रिपेयरिंग को किया जाता था। तो ये सब मिला के बहुत बड़ा नेटवर्क शहडोल में था। तो स्टीम का जो हमारा यहाँ शेड था वो बंद हो गया, यार्ड बंद हो गया, लेकिन उसके बदले में यहाँ पे कोई अलग से कोई भी कारखाना या कोई भी रेलवे का जो साइड मतलब फैक्ट्रीज़ होती हैं या डिपो होते हैं या वर्कशॉप होते हैं, वो यहाँ पे डालने का कार्य नहीं हो पाया। अगर वो ऐसा होता तो निश्चित रूप से शहडोल आज जो है अच्छे मतलब उसमें रहता, कर्मचारी भी रहते और शहडोल का वो रहता। तो आज निश्चित रूप से शहडोल धीरे धीरे जो है पतन की ओर जो है चले गया। पहले यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल भी खुला था, जो गार्ड ड्राइवर सेफ्टी का जो ट्रेनिंग होती थी वो खुला था, फिर उसको भी बंद कर दिया गया। अभी शहडोल में काफ़ी मतलब ज़रूरत है कि यहाँ पे, जैसा कि आपने कहा ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन जो भी आज चल रही है शहडोल से, शहडोल मार्ग से चल रही है, ये सब थ्रू ट्रेनें हैं जो कि कहीं दुर्ग से चलती हैं, कहीं रायपुर से चलती हैं, कहीं पुरी से निजामुद्दीन चलती हैं, कहीं विशाखापट्टनम से चलती हैं। पर शहडोल से हमारी कोई भी ट्रेन ओरिजिनेटिंग जो है एक्सप्रेस ट्रेन आज तक नहीं हो पाई, जो कि होना चाहिए था। तो जब तक शहडोल में कोई ओरिजिनेटिंग ट्रेन हमारी नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नागपुर के लिए या बॉम्बे के लिए हमें ट्रेन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि शहडोल एक ऐसे मार्ग में है, कटनी बिलासपुर मार्ग में आता है, जिसके कारण जो है कि रेलवे को समय और लंबी दूरी तय करना पड़ेगा अगर इस मार्ग से नागपुर के लिए कोई ट्रेन जो है चलाते हैं। वह तभी संभव है जबकि इसको मतलब हायर लेवल पर, सरकार के लेवल पर हमारे स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अगर मांग उठाएं कि एक ट्रेन जो है, क्योंकि शहडोल से बहुत सारे लोग हैं, शहडोल संभाग हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और शहडोल इसके साथ साथ रेलवे की बिलासपुर डिवीज़न में आमदनी करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज दूसरे नंबर पर बिलासपुर डिवीज़न में शहडोल का जो है लदान जो है सेकंड नंबर पे होता है, पहले नंबर पे कोरबा होता है। लेकिन जो सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं हैं, ट्रेन की सुविधाएं हैं, उसको जो है यहाँ पे उतना जो मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, उसको वंचित किया गया। जैसे आपने कहा कि उस स्थिति से, उस तरीके से राजनीतिक जो है दबाव नहीं बनाया जाता है, उस प्रकार से आंदोलन नहीं किए जाते हैं जैसा कि किया जाना चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से कि रेल रोको आंदोलन समिति है, रेल संघर्ष समिति है, कई समितियां जो लगातार कर रही हैं। आए दिन हम एक सांसद के भी लेटर देखते हैं जो रेल मंत्रालय को लिखा हुआ होता है कि शहडोल से नागपुर और शहडोल से मुंबई के लिए एक ट्रेन शुरू कराई जानी चाहिए। तो क्या सिर्फ इतने से नहीं होगा? आखिर किस प्रकार का आंदोलन होना चाहिए कि सरकार हमारी बात सुने? देखिए, आंदोलन के साथ साथ मैंने कहा ना कि अगर सही फोरम में, सही जगह, आज हमारे जैसे सांसद यहाँ की हैं, भाजपा की सांसद हैं, सरकार भाजपा की है। अभी जैसा कि मैंने
न्यूज़ चैनल में, पेपर में देखा भी कि सांसद महोदय ने जाके रेल मंत्री से चर्चा की और नागपुर की ट्रेन की मांग की है। तो निश्चित रूप से अगर ये मांग को यहीं पे रोका ना जाए, इस मांग को कंटिन्यू किया जाए। ऐसा नहीं कि हम एक बार मिल के हमने जो है तमाम जानकारियाँ दे दी, पेपर में हमने बता दिया, मीडिया में बता दिया, वहीं तक सीमित नहीं होना है। इसको हमको आगे भी कंटिन्यू इस लड़ाई को रखना पड़ेगा। आगे भी हमें रेल मंत्री से मिलना पड़ेगा कि भाई हमने आपके समक्ष जो मांग रखी थी वो कहाँ तक पूरी हुई। अगर समितियां हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं आपके साथ मिलता है तो आपका फेडरेशन कैसी मदद कर सकता है? बिल्कुल, फेडरेशन ऑल इंडिया स्तर पे, मैं रेलवे बोर्ड स्तर पे भी बैठक में जाता हूँ। मैं जो रेलवे बोर्ड की स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक है उसमें मैं उसका स्थायी सदस्य हूँ और कई बार हम लोग जो है रेल मंत्री महोदय से, चेयरमैन अध्यक्ष रेलवे बोर्ड से मिलते रहते हैं। तो कई चीज़ों को हम भी उन तक पहुंचाने का काम करते हैं और कहते हैं कि जो ये मांग है, पब्लिक की मांग है, जनप्रतिनिधियों की जो मांग है वो जेन्युइन है, जायज़ है। कई बार आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ट्रेन है, जो संपर्क क्रांति चलती है अपनी दुर्ग से निजामुद्दीन के लिए, वो पहले शहडोल में नहीं रुकती थी। शहडोल से धड़धड़ाती हुई निकलती थी। हम स्टेशन में खड़े रहते थे तो बड़ा मतलब उसमें स्वाभिमान पे लगता था कि बताइए शहडोल ज़िला होने के बावजूद भी संपर्क क्रांति जो है शहडोल में नहीं रुकती है। लेकिन उसमें टेक्निकल दिक्कत ये थी कि वो संपर्क क्रांति जितनी भी स्टेट से चलती हैं वो एक उस स्टेट से चल के सीधे राजधानी की ओर जाती थी। तो उस स्टेट में उसका ठहराव था, दूसरे स्टेट में उसका ठहराव नहीं था। तो हमने इसकी जो है मांग रखी। अगर ये रुकने से हमारे कर्मचारियों को भी फ़ायदा है, बिलासपुर जाना है, आना है, उनके परिवार को भी दिल्ली जाना है, रायपुर जाना है, तो हमने तो जनता के जो मांग थी उसके साथ साथ रेल कर्मचारियों की मांग हमारे लिए प्रमुख थी। तो हमने इस बात को, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड जब बिलासपुर आए तो हमने उनके समक्ष रखने का काम किया कि शहडोल बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो उन्होंने फिर महाप्रबंधक महोदय ने बताया कि वो मध्य प्रदेश में है और ये छत्तीसगढ़ में है। तो मैंने कहा कि अनूपपुर में रुकती है ट्रेन, अनूपपुर मध्य प्रदेश में है लेकिन वहाँ रुकती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मननगढ़, चिरमिरी छत्तीसगढ़ का एक एरिया है जो अनूपपुर से टच होता है, इसलिए उसको रोका जाता है। तो मैंने कहा कि जनकपुर भी जो है शहडोल के बगल में है, 100 किलोमीटर दूर है। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। तो वो भी छत्तीसगढ़ में है। तो अगर आप क्राइटेरिया ये बना रहे हैं कि उस क्षेत्र की जनता अनूपपुर से चढ़ती है तो ये भी एक बनाइए और इसको ट्रायल बेस पे आप रोकिए 3 महीने के लिए। अगर लगता है कि आपको यहाँ पे टिकट सेलिंग होगी और यात्री मिलेंगे तो बढ़ाइएगा। तो उस पर जो है वो ट्रेन जो है यहाँ पे स्टॉपेज हुआ। फिर उमरिया में नहीं रुकती थी, तो जैसा कि आपके कुछ दिन पूर्व पुष्पराज सिंह जी भी आए थे, उन्होंने निश्चित रूप से उन लोगों ने भी मांग रखी और वहाँ भी संपर्क क्रांति, जम्मू तवी और भी ट्रेनों का ठहराव कराने का प्रयास किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर देखिए आप आंदोलन करेंगे और मांग रखेंगे तो वो पूरी नहीं होगी, ज़रूर होगी। अच्छा, ये कोरोना गाइडलाइन के बाद से जो ट्रेन बंद हुई, फिर ट्रेन धीरे धीरे शुरू हुई, तो जब ट्रेन शुरू हुई ये एक स्पेशल ट्रेन करके शुरू हुई। ये स्पेशल ट्रेन क्या है, इसके क्राइटेरिया क्या है, इसके टर्म्स क्या हैं, आखिर स्पेशल ट्रेन को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? देखिए, बीच में 23 मार्च 2020 को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लॉकडाउन की घोषणा की, 1 दिवसीय लॉकडाउन की कि 1 दिन का जो है लॉकडाउन जो है किया जा रहा है। लेकिन वो फिर कंटिन्यू लॉकडाउन हो गया। मतलब लॉकडाउन हुआ मतलब कि पूरे ट्रेनें, बस, ट्रांसपोर्ट जो जहाँ था वहीं का वहीं रुक गया। आपको मैं बताऊंगा कि जो ट्रेनें संपर्क क्रांति और ट्रेनें जो दिल्ली गई थी वो वहीं की वहीं रुक गई, वहीं थम गई, वहीं की वहीं थम गई। जो पहिया जहाँ था वहीं पे उसको रोक दिया गया। तो फिर वो लगातार उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया। लॉकडाउन जो है काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन चला। लॉकडाउन खुलने के बाद जब जो है लॉकडाउन जब खोला गया तो कुछ ट्रेनों को जो है परिचालन किया गया। स्पेशल ट्रेन, कोई भी ट्रेन चल रही है उसके पीछे अगर 0 लगा दिया गया तो वो स्पेशल ट्रेन हो जाती है। स्पेशल ट्रेन की परिभाषा ये होती है कि ये कुछ समय के लिए चलाई जाती है स्पेशल ट्रेन। जैसे कि आपने देखा होगा पूजा स्पेशल, या जब समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, जब यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और ट्रेन में जगह नहीं मिलती, आरक्षण, वेटिंग लिस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये स्पेशल ट्रेन का परिचालन रेल प्रशासन करता है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। तो ये कंसेप्ट है रेल का।
तो उसी कंसेप्ट में, उसी उद्देश्य से स्पेशल ट्रेन चलाई गई कि इसको चला के कुछ दिन बाद बंद कर दिया जाए या जो भी है। तो इसलिए स्पेशल ट्रेनें चली और कुछ रूटों पे ही चलाई गई। जो ट्रेन जो पहले चलती थी, पूर्व में चलती थी, वो पूरी ट्रेन नहीं चली। कुछ ट्रेन आवश्यकता अनुसार उन्होंने चलाई और चलने के बाद में धीरे धीरे जब यात्री बढ़ते चले गए तो ट्रेनों का जो है मतलब परिचालन बढ़ाते गए वो। और आज जो है करीब करीब अपने बिलासपुर जोन में 1-2 ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनें चल रही हैं। और निश्चित रूप से ये जो स्पेशल ट्रेन है इसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इस ट्रेन से काफ़ी मतलब रेल को ज़रूर फ़ायदा है। स्टॉपेज भी कम कर दिए गए हैं स्पेशल ट्रेन के जो चल रही हैं, जैसे नर्मदा एक्सप्रेस है जो बिलासपुर से भोपाल जाती थी, तो उसके स्टॉपेज भी कम है और वक्त में भी बदलाव है। तो और अभी बीच में एक घोषणा हुई थी कि 1 तारीख से, लेकिन अपने क्षेत्र में ये अभी लागू नहीं किया गया है शायद। देखिए, जब ये स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से इसको चलाया जा रहा था तो स्टॉपेज कम कर दिए गए, कम बहुत जहाँ ज़रूरी थे वहाँ पे चलाए गए। एक उद्देश्य भारत सरकार का, रेल मंत्रालय का ये भी था कि कोविड-19 का पालन किया जाए, अत्यधिक ट्रेनों में भीड़ ना हो, छोटे स्टेशनों में ट्रेन का ठहराव ना हो। तो ये एक उद्देश्य था, इसलिए वो स्टॉपेज को जो है ख़त्म किया गया था। लेकिन निश्चित रूप से छोटे स्टेशन के भी जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और ये स्पेशल ट्रेन अभी 1 अक्टूबर से पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने एक अध्यादेश अभी मतलब ऑफिस ऑर्डर इन्होंने जारी किया है रेल मंत्रालय के ऑर्डर्स के उपरांत कि सभी ट्रेन जितनी स्पेशल ट्रेन थी उनको रेगुलर किया जाएगा। तो आने वाले समय में अभी हमारा जो बिलासपुर जोन है, मतलब 17 जोन है रेलवे में, 1 जोन ने किया, अभी 16 जोन में होना बाकी है ये, तो धीरे धीरे वो होगा। ऐसी एक चर्चा चल रही है कि छोटे स्टेशनों को बंद किए जाएंगे, जैसे कि बात आई है छाता स्टेशन भी बंद किया जाना है, तो कहाँ तक सच्चाई है इस पर? हाँ, मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है कि छाता स्टेशन को बहुत जल्दी रेल प्रशासन बंद करने जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि छाता में कोई बहुत ज़्यादा यात्री या पब्लिक जो है छाता स्टेशन से जो है ट्रेनों में मतलब आना जाना नहीं करती। और ये छाता स्टेशन का जो बनाया गया था बुढ़ार और सिंहपुर के बीच में बनाया गया था कि मतलब कभी ट्रेन मालगाड़ियाँ जैसे कभी रुक जाती थी, कभी बैठ जाती थी, मतलब क्योंकि ग्रेडियंट है, चढ़ाई है थोड़ा, तो इस कारण उसको बनाया गया था। पर अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, आईबी सिग्नल बन चुके हैं, ऑटोमेटिक सिग्नल बन रहे हैं, तो अब वो छाता स्टेशन का जो कंसेप्ट था वो अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। बल्कि जो रेलवे कर्मचारी वहाँ ड्यूटी करते हैं उन्हें भी आने जाने में, क्योंकि ट्रेन वहाँ रुकती नहीं है तो समस्या होती है, तो इसलिए उसको अभी बंद किया जा रहा। बाकी अभी और कोई स्टेशन का अपने क्षेत्र की बात करें तो एक महत्वपूर्ण ट्रेन चलती थी चिरमिरी से कटनी शटल ट्रेन। जी हाँ, जी हाँ। जिससे आने जाने वाले, जैसे अनूपपुर से शहडोल आने वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता था। बुढ़ार से शहडोल वाले जो ऑफिशियल वर्क करने वाले लोग हैं सभी को बहुत फ़ायदा होती थी, लेकिन वो ट्रेन नहीं शुरू हो रही है। अमूमन देखा जाए तो सभी ट्रेन है, आखिर शटल ट्रेन क्यों रुकी हुई है अभी तक? देखिए, अभी 1 अक्टूबर से काफ़ी ट्रेनें जो है प्रारंभ की जा रही हैं। और जैसे कि चिरमिरी रीवा ट्रेन बंद थी, वो भी 1 अक्टूबर से उन्होंने टाइम टेबल दे दिया है, वो भी मेल एक्सप्रेस के रूप में उसका परिचालन होगा। अंबिकापुर जबलपुर भी चालू हो चुकी है। और जो शटल चिरमिरी कटनी शटल थी, ये पश्चिम मध्य रेलवे कटनी की गाड़ी है ये। इसका रख रखाव और जो भी मेंटेनेंस है वो WCR में होता है। तो अब इसे पश्चिम मध्य रेलवे जो है जब उचित समझेगी तो इसका परिचालन जो है प्रारंभ करेगी। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन थी, शायद दूधिया ट्रेन के नाम से भी उसे जाना जाता था। दूध वाले उस पर चढ़ा करते थे, एक एक स्टेशन पर उतर कर जो है, मतलब लोगों के लिए सबसे आसान ट्रेन शटल ट्रेन थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जब से होश संभाला है और मैं इस ट्रेन में कई बार मैंने यात्रा की, क्योंकि पिताजी रेलवे में TT थे और मैं कटनी कभी कभी उनके साथ जाता था। और इंजन में हमारे मोहल्ले में हमारे एक मतलब ड्राइवर उस ट्रेन के रहते थे, तो कई बार मैं उस इंजन में भी चढ़ के मैं सफ़र किया हूँ। तो पहले ये ट्रेन का टाइमिंग था सुबह 10 बजे का था, कटनी से ही चलती थी, सुबह वहाँ पे करीब 7 बजे चलती थी, जो शहडोल में 10 बजे आती थी। तो जितने दूध वाले बंधुआ गुनगुटी के थे वो जो है अपने यहाँ उस ट्रेन में आते थे। और फिर ये ट्रेन शाम को 5 बजे आपकी जो है शहडोल से कटनी की ओर लौटती थी। फिर बाद में इसका टाइम जो है चेंज करके जो है फिर रात में किया गया और मॉर्निंग में किया गया। पर सबसे पुरानी, बहुत पुरानी एक भोपाल बिलासपुर ट्रेन जो है, जिसे हम 82-35 जो पैसेंजर ट्रेन थी, वो एक बहुत पुरानी ट्रेन है। और एक ये जो शटल है वो ट्रेन भी सबसे पुरानी ट्रेनें थी। तो देखा जाए तो सर इस क्षेत्र में बिलासपुर मंडल में
दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट जो रेलवे को होता है वो बुढ़ार साइडिंग से होता है। बावजूद उसके देखा जाए तो शहडोल जो मुख्यालय स्टेशन है उसकी हालत बहुत बद से बदतर होती जाती है। एक भी लिफ्ट नहीं है, फुट ओवर ब्रिज जो है विकलांगों के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। आखिर क्या बात है कि शहडोल जो है वो पनप नहीं पाता स्टेशन? देखिए, शहडोल बुढ़ार ही नहीं, बुढ़ार के अलावा आपका अमलाई में भी कोल माइंस है, नरोजाबाद में भी है, बिजरी में है, चिरमिरी में है। तो शहडोल एक तरह से देखिए तो शहडोल ये CIC क्षेत्र का मुख्यालय है, सब डिविजनल ऑफिस है ये, और ये B क्लास स्टेशन भी है। इसके साथ साथ इसीलिए शहडोल को A-B जो वर्गीकृत किया जाता है रेलवे स्टेशनों को, ग्रेड सिस्टम है, उसमें शहडोल जो है B क्लास स्टेशन है। तो B क्लास स्टेशन में बहुत सी सुविधाएं, फैसिलिटी जो है दिया जाना चाहिए, लेकिन वो शहडोल स्टेशन में नहीं है। शहडोल में दी गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी सुविधाएं जो है देना बाकी हैं। आपने जो फुट ओवर ब्रिज की बात की, एक पुराना फुट ओवर ब्रिज तो आपने देखा ही है। इसके बाद एक नया फुट ओवर ब्रिज रैंप का जो है सैंक्शन हुआ था। रैंप का जो है वो उसकी मांग भी जो है हमने ही रखी थी कि रैंप ओवर ब्रिज एक यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए। सैंक्शन भी हुआ, बजट भी उसका हुआ। फिर एक बार जब महाप्रबंधक महोदय, हमारे पूर्व महाप्रबंधक महोदय शहडोल के दौरे पे आए, उन्हें जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने उसको रैंप को परिवर्तित करके फुट ओवर ब्रिज में परिवर्तित कर दिया। उनका ये कहना था कि रैंप करने से जगह जो है प्लेटफार्म बहुत ज़्यादा घेरता है, लंबा जो है दूरी उसको जो है प्लेटफार्म में जाएगी, जिससे कि प्लेटफार्म में जो है संकीर्ण होगा, छोटा होगा। तो उनका ये था कि इसमें लिफ्ट बनाई जाए, लिफ्ट सिस्टम किया जाए और सीढ़ी वाला रहे। तो सीढ़ी वाली फुट ओवर ब्रिज तो बन गई, पर लिफ्ट उसमें अभी तक नहीं लगी है, जो कि ये प्रस्तावित है और लगना है। ये VIP कोटा अक्सर सुनने में आता है, रिजर्वेशन के वक्त में VIP कोटा है। VIP कोटा का आखिर फंडा क्या है? देखिए, रेलवे में VIP कोटा जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली में है इमरजेंसी कोटा, आपातकाल कोटा। हर ट्रेनों में जितनी एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं उसमें 10-12 बर्थों का हर जोनल मुख्यालय व मंडल मुख्यालय में VIP इमरजेंसी कोटा रहता है। उसका रेलवे का ये मानना है, यह कंसेप्ट है कि किसी को भी आकस्मिक, क्योंकि अगर मान लीजिए वेटिंग लिस्ट है, अगर किसी को जाना है तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जिससे कि वो वेटिंग लिस्ट उसमें इमरजेंसी कोटा में परिवर्तित हो सके। तो इसमें जो है VIPs लोग को जो है इसमें पहले लिस्ट दी गई है, जिसमें MPs हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, इनको जो है उसमें प्रायोरिटी से दिया जाता है। जो कैंसर पेशेंट हैं उनको भी जो है कैंसर पेशेंट जैसे टिकट बनाता है, ऑटोमेटिक उसकी टिकट VIP कोटे में कन्वर्ट हो जाती है। इसके साथ ही देखिए, जिला प्रशासन के लोग हैं जिन्हें आकस्मिक कभी भी जो है अपने मुख्यालय से राजधानी की ओर जाना पड़ता है, चाहे वो शहडोल से भोपाल हो, रायपुर हो, मतलब भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जिला मुख्यालय हैं, संभागीय मुख्यालय हैं, तो वहाँ के जो जिला प्रशासन के लोगों को अक्सर 1-2 दिन के मतलब शॉर्ट पीरियड में जो है नाम से राजधानी जाना पड़ता है। तो इसके लिए रेलवे ने एक व्यवस्था की है और उस व्यवस्था के तहत इमरजेंसी कोटा, आपने कहा VIP कोटा एक इमरजेंसी कोटा के रूप में कह सकते हैं। आम नागरिक इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? देखिए, आम नागरिक इसका फ़ायदा निश्चित रूप से उठा सकते हैं हम लोग के माध्यम से, और ये हमारे लिए एक सामाजिक सेवा भी है। और हम हमेशा प्रयास करते हैं आम नागरिक के लिए, मतलब जैसे कि कोई नागरिक अगर बहुत निडी है, बहुत ज़रूरतमंद है, उससे जाना आवश्यक है, तो निश्चित रूप से वो हमें या रेलवे प्रशासन को भी वो आवेदन कर सकता है। रेलवे प्रशासन के पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो आवेदन फार्म उसमें वहाँ जमा कर सकता है, और वो सक्षम अधिकारी अगर उचित समझेगा तो उसको उसमें कन्वर्ट कर सकता है। मौजूदा वक्त में देखा जाता है रिजर्वेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। IRCTC की वेबसाइट में वेटिंग लिस्ट बताती है। कई बार जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो पूरी ट्रेन सीट्स खाली रहती हैं। आखिर क्या कारण है कि हमको वेबसाइट पे वेटिंग लिस्ट दिखती है लेकिन जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो सीट्स खाली होती हैं? ये बात आपकी, मैं कई आम जो यात्री हैं, आम नागरिक हैं, उन्होंने भी मुझसे कई बार ये क्वेश्चन किया है और अधिकारियों से भी करते हैं। और जैसा कि मुझे देखिए जानकारी है इसमें कि इसमें कई प्रकार के कोटे होते हैं, जैसे कि PQWL पुल्ड कोटा, RNWL, WL, कई प्रकार के कोटे होते हैं। तो जैसे अगर आप शहडोल से आज दिल्ली के लिए आप ट्रेन निजामुद्दीन के लिए अगर आप रिजर्वेशन करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो है वेटिंग मिले, लेकिन वहीं अगर आप दुर्ग से या भाटापारा से टिकट बनाएंगे तो आपको जो है कन्फर्म टिकट मिल जाएगी।
उसी तरीके से देखिए बहुत सी ऐसी बारीकियां हैं जो हम जानते हैं, जैसे कि आप भोपाल से अगर शहडोल आना चाहेंगे नर्मदा एक्सप्रेस में, या इंदौर से शहडोल आना चाहेंगे, तो हो सकता है आपको 40-50 वेटिंग लिस्ट दिखाए, लेकिन वहीं इंदौर से अगर आप बुढ़ार की टिकट बनाएंगे तो आपको कन्फर्म मिल जाएगी। आप आजमा के देखिएगा कभी। ये एक नई बात पता है आज आपने बताई जी हाँ। कि अगर इंदौर से शहडोल की हाँ। वेटिंग दिख रही है तो इंदौर से तो बुढ़ार की आप आप बनाइए। रिजर्वेशन चार्ट में भरिए तो हो सकता है आपको कंफर्म टिकट मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन उसका क्या सॉल्यूशन है कि ऑटोमेटिक ऐसी सुविधा हो जाए कि वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होती है लेकिन फिर भी ट्रेन में सीट खाली रहती है। मैंने बताया ना कि कई कोटे होते हैं, इसके अलावा जैसे इमरजेंसी कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, मतलब बहुत से और भी कोटे, महिला कोटा, विकलांग कोटा। तो मान लीजिए कि वो है यात्री उस ट्रेन में टिकट नहीं बनाए, उनको नहीं मिली है, तो वो बर्थ जो है फिर एक्चुअली में तो होना ये चाहिए कि वो वेटिंग लिस्ट में जो है परिवर्तित होना चाहिए। पर क्योंकि कोटा का निर्धारण डिवीज़न चार्ट वाइज किया गया है, जैसे दुर्ग का चार्ट अलग है, बिलासपुर का चार्ट अलग है, कटनी में अलग चार्ट बनता है, तो चार्ट वाइज भी जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। पर ये चीज़ जो है बात सही है, इस पर और चिंतन रेलवे को एक्सरसाइज करना चाहिए कि जनता को जो है ट्रेन खाली रहने पर भी जो है वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है कि जो अभी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उसमें अगर आपका पास वेटिंग लिस्ट है तो आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। कन्फर्म टिकट अगर है तभी आप ट्रेन में यात्रा करेंगे, भली ट्रेन जो है खाली जा रही हो। वर्तमान में एक देवांता हॉस्पिटल सीज हुआ है लेकिन उसके साथ रेलवे का टाई अप था, तो रेलवे को कितनी परेशानी जा रही है? देखिए 2 वर्ष पूर्व रेलवे का हम ही लोग के प्रयास से देवांता हॉस्पिटल को हमने जो है इसका अनुबंध करवाया था, क्योंकि देवांता रेलवे के क्षेत्र के नज़दीक था और आने जाने में सुविधाएं थी, और देवांता के साथ साथ अमृता हॉस्पिटल का भी टाई अप था। परंतु रेलवे के कुछ जो रेट होते हैं, CGIS जो रेट होते हैं, वो उनको जो है अमृता हॉस्पिटल को शायद वो नहीं, मतलब वो उनका वो उसमें हो पा रहा था, जो भी था, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो एक देवांता हॉस्पिटल ही था, और अभी जैसा कि पता चला है कि इसको जो है लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। तो रेलवे के लिए बहुत गंभीर समस्या है। अगर आज कोई भी गंभीर मरीज जो है होता है, किसी को सडनली किसी का दुर्घटना होती है, कोई मतलब स्ट्रोक होता है, या कोई भी गंभीर मरीज होता है, तो उसे बिलासपुर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बिलासपुर क्योंकि 4 घंटे की दूरी है, और रेलवे शहडोल रेलवे चिकित्सालय है, लेकिन यहाँ पे संसाधन की काफ़ी कमी है। आज लगभग 1 साल होने जा रहा है, कोई डॉक्टर्स बिलासपुर से आना जाना कर रहे हैं, कोई मतलब परमानेंट डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, कोई विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं है। इसीलिए देवांता हॉस्पिटल से अनुबंध किया गया था। पर अब चूँकि बंद होने के कारण अब ये समस्या जो है काफ़ी पैदा हुई है। मैंने मंडल रेल प्रबंधक और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर से बात किया है कि कुछ इसका अल्टरनेट व्यवस्था किया जाए। दूसरे हॉस्पिटल जो हैं जैसे श्री राम हॉस्पिटल हैं और भी हैं, तो उनसे अनुबंध जो है करने की प्रक्रिया जल्दी की जाए। रेलवे जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि रेलवे के अपने खुद के भी हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन कई शेड्यूल, कई ज़िले हैं, कई संभाग हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ अनुबंध करना पड़ता है और रेलवे अपने हॉस्पिटल्स को इस्टेब्लिश नहीं करता है। इसमें देखिए सबसे बड़ा कारण है कि डॉक्टर्स की कमी। आज जो भी यूपीएस रेलवे में जो डॉक्टर्स आते हैं यूपीएससी के थ्रू आते हैं, IRMS इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस के थ्रू आते हैं, और धीरे धीरे वो पहले जो डॉक्टर्स आते थे वो अब रेलवे में यूपीएससी के थ्रू कम आ रहे हैं। लोग निजी अस्पतालों में अच्छे बड़े पैकेज में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या अपना निजी क्लिनिक खोल लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिसके कारण रेलवे में डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। एक डॉक्टर से यूपीएससी से आए थे, उनकी शहडोल नियुक्ति हुई थी, लेकिन शहडोल का नाम सुन के वो अपना रिजाइन दे के प्राइवेट चले गए। तो इसीलिए अब रेलवे क्या करती है कि प्राइवेट आप ट्रीटमेंट कराइए, रिएम्बर्समेंट कर देती है आपको, उसका जो भुगतान है रेलवे वो करती है। और रेलवे बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल में मतलब टाई अप की है, जैसे बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल है, किम्स है। तो रेलवे आप इस उद्देश्य में है इस कि रेलवे का परिचालन में स्कूल, मेडिकल, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा धीरे धीरे कम किया जाए और दूसरी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। ये अब रेलवे का कंसेप्ट है कि इसको मतलब बंद किया जाए। तो रेलवे आखिर सरकारी अस्पताल के साथ मिलकर अपना एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं किया? जैसे कर्मचारी अभी प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं निजी हाथों का, तो रेलवे ऐसा क्यों देखा जाता है कि बड़े अस्पताल के साथ टाई अप करके खुद प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ा है? देखिए इसमें 2 कारण हैं। एक तो मैंने कहा कि संसाधन की कमी, डॉक्टर्स की कमी,
रेलवे के जो और स्टाफ होते हैं, मेडिकल पैरामेडिकल जो स्टाफ होते हैं, उनकी कमी। दूसरा क्या है, बेहतर और अच्छी सुविधा जो है वो आज जो निजी हॉस्पिटलों में है, जैसे जो भी मतलब मशीनें हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, एमआरआई है, ईसी, मतलब जितने भी मतलब बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो रेलवे में अभी नहीं है हमारे पास, जो कि अपोलो में है या बड़े बड़े निजी चिकित्सालयों में है। तो उद्देश्य ये भी है और हम लोग भी ये चाहते हैं कि चलिए हमारे कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिल सके, उनकी जान की रक्षा हो सके। तो इसलिए हम लोगों ने भी इसको प्रमोट किया कि ठीक है। चलते चलते आपसे बहुत सारी बातें हुई, चलते चलते आपसे एक सवाल करूंगा। आप मूलतः आपके पिताजी उड़ीसा से थे, लेकिन फिर आप शहडोल में ही बस गए। आपका कर्मभूमि जन्मभूमि शहडोल रही। बचपन से आप जब भी स्टेशन से गुजरे होंगे, स्टेशन में रहे होंगे, तो आपको दिखा होगा रेल, भारतीय रेल ट्रेन गुजरती। जी हाँ, जी हाँ। अब ट्रेन गुजरती लिखा होता है अदानी रेल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कैसा अनुभव है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और निश्चित रूप से जब से हमने होश संभाला है और रेलवे कॉलोनी, रेलवे क्वार्टर में ही रहते थे, बगल में ही रेलवे लाइन थी, तो खेलते कूदते दौड़ते हुए जब ट्रेनें निकलती थी तो हम लोग जाके रेलवे लाइन के किनारे खड़े हो जाते थे। तो उसमें भारतीय रेल लिखा रहता था। रेलवे के जोनल रेलवेज जितने होती हैं, जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे तो ऐसी रेलवे फलाना नंबर, वेस्टर्न रेलवे रहते थे। अब जो कई मालगाड़ियों को हम लोग देखने का कार्य कर रहे हैं, उसमें अदानी करके लिखा रहता है। तो जैसे अभी सूरजपुर जो है, अदानी ने एक उनका कोल माइंस जो है उन्होंने लीज पे ली है और वहाँ से वह प्राइवेट पूरा रैक जो है अदानी के नाम मतलब चलाने का कार्य कर रही है। तो कुछ फर्क सा लगता है, अपनापन कम हुआ? हाँ, ये तो निश्चित रूप से भारतीय रेल का जो गौरवान्वित हम महसूस करते थे। भारतीय रेल, जैसे मैंने कहा, कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल है और भारतीय रेल में हम पैदा हुए और आज हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि हुई और भारतीय रेल के नाम से हम अपने आप को गर्व महसूस करते थे। और धीरे धीरे अगर यही हाल रहा, आज अदानी है, कल टाटा होगा, बिरला होंगे, अगर इस तरह से हम लोगों को मतलब रेलवे में आने का मौका देंगे तो निश्चित रूप से भारतीय रेल का जो स्तर है, भारतीय रेल का जो नाम है, वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। और जैसे पूर्व में जो रियासतें थीं, जिन रियासतों को ख़त्म करके हमने इसको राष्ट्रीयकरण किया था, आज लगता है कि ये निजीकरण को हम बढ़ावा देके फिर से हम उसी जगह, उसी परिस्थिति में हम जो है टुकड़ों में रेल को अलग अलग करने का कार्य कर रहे हैं। आने वाले वक्त पे जो टुकड़ों में बढ़ जाएगी रेल। टुकड़ों में रेल बढ़ जाएगी इसमें। तो ये थे हमारे साथ श्री मनोज बेहरा जी। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए।